जेके और हस्बे वादा सलाम जेके की नशरियात में आपका जहां खैर मकदम हम करते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आज की नशरियात में जहां खबरों पर हमारी गहरी नजर तो रहेगी, खबर तह तक आपको जरूर बताएंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करवाएंगे, बल्कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है और पंजाब की सूरत हाल किस तरीके की उभर कर सामने आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अमृतपाल के वाकये में क्या कुछ नए मोड़ आए हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हुकूमती सतह पर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और दाखिला वजीर साहब ने एक भरोसा दिलाया है, यह भरोसा है क्या, और वजीर खजाना साहिबा क्या कुछ कह चुकी है, ये सारे मामला जम्मू कश्मीर के हवाले से आपके सामने रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को हम आप तक ले आएंगे। पहले और दूसरे पड़ाव में यानी 9:40 का हमारा दूसरा पड़ाव होता है, जहां पर खबरों का सिलसिला रहेगा, और 9:40-42 के फौरन बाद हमारी फोन लाइन्स खुलती है हस्बे वादा, और हम और आप बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद और इस आरजू के साथ कि हुकूमती इदारे जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, जो उनके अहलकार देखते हैं, उन तक आपकी बात पहुंचे, आपके मसाइल का हल हो, और किसी न किसी तरीके से ये 2 वे कम्युनिकेशन हो। एक कम्युनिकेशन जो आप फोन लाइन के जरिए से शुरू करते हैं, दूसरा कम्युनिकेशन जो सरकार की तरफ से ऑन ग्राउंड उस पर अमल दरामद हो। आज भी ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे टीवी पर, और अगर आप बाहर जा रहे हैं, सफर में हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। ये सारे जराया ऐसे हैं जहां पर आप और हमारी गुफ्तगू रहती है, पूरे दिन रहती है, 24x7 रहती है। यहां से आप और हम आगे बढ़ते हैं और आप अक्सर बेशतर हमें बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ करने की जरूरत है। मार्च की 19 तारीख है और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे से, और बताते हैं आपको कि तारीख में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है, यानी 19 तारीख क्या सबक पढ़ा चुके हैं, याद दिलाएंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, इस्तकबाल कहते हैं आप सभी को प्रोग्राम सलाम जेके में। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम का आगाज हमेशा हम करते हैं, आज भी इस फॉर्मेट के मुताबिक हम चलेंगे। एतवार का दिन है, मार्च की 19 तारीख है, साल 2023, तीसरा महीना अपने इख्ताम की तरफ जा रहा है। आज का दिन माजी में कौन से ऐसे अहम वाकयात हैं वो आपको बताते हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, और 19 मार्च को माजी में कुछ बड़े इवेंट्स भी रहे हैं। 1279 में मंगोलियंस ने आज ही के दिन चीन के सांग खानदान का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। तवील मुद्दत से ये जंग चलती रही, मंगोलिया से लेकर चीन की सरहदों तक, और उसके बाद 1279 में ये वाक़ा पेश आया। 1861 में आज के दिन पहली ताराना की जंग न्यूजीलैंड में खत्म हुई। साल 1944 तारीख थी 19 मार्च, आजाद हिंद फौज ने शुमाल मशरकी भारत के अंदर पहली मर्तबा कौमी परचम लहराया। और 1953 में पहली बार एकेडमी अवार्ड टेलीविजन पर नश्र हुए, जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। इस तरह का कोई इवेंट नहीं था, लेकिन 19 मार्च 1953 को पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर ये अवार्ड्स आए, वो शख्सियत आए जिनने ये अवार्ड्स हासिल किए। साल 1998 अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी मर्तबा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने। आज का दिन था 19 मार्च का, जब जिम्मेदारी दारुल हुकूमत दिल्ली में उन्होंने संभाली। 1775 में पोलैंड और पर्शिया ने आज ही के दिन तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। बाद में एक बड़ा हिस्सा जो ईरान कहलाया, और इस मुआहदे के तहत तिजारत आज तक यानी 2023 तक जारी है। इसके अलावा 1895 में लॉस एंजलिस में आज ही के दिन ट्राम रेल सर्विस फराहम की गई। पहली मर्तबा इस तरह का इकदाम था लॉस एंजलिस के अंदर 19 मार्च 1895 को। और आज से तकरीबन 18 बरस कबल 2005 में पाकिस्तान ने शाहीन 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। तकरीबन पाकिस्तान के दावे के मुताबिक, साइंसदानों के मुताबिक 27 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाला जो पहला मिसाइल था, उसका पार्ट 2 यानी शाहीन 2 जो कहलाता है, वो मिसाइल आज के दिन पाकिस्तान ने जिसका कामयाबी के साथ तजुर्बा किया। मौजूदा वक्त में बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद भी इस पार्ट 2 को पार्ट 3 में भी कन्वर्ट करने की कोशिशें जारी रहीं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो पॉइंट्स जो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में काफी अहम रहते हैं। यूं तो एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने होती है, लेकिन चंद पॉइंट्स वक्त को देखकर
ज्यादा वक्त आपका जाया ना हो उस हिसाब से हम लाते हैं। तो 8:41 हो गए हैं। अब प्रोग्राम का आगाज खबरों के साथ करेंगे। एक एक करके जम्मू कश्मीर की खबरें और दीगर हिस्सों की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर के मौसम से आज भी करेंगे। चलिए जनाब, मौसम की मिजाज की खबर आपको बताते चले, क्योंकि महकमे मौसमियात की पेशनगोई सामने आई है और महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 25 मार्च यानी आज 19 मार्च है, 25 मार्च तक मतला अबरालूद रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 25 मार्च तक मतला अबरालूद रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान भी लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। इधर डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी बात सामने रखी गई है और 3 अजला के अंदर एवलांच वार्निंग जारी कर दी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की जहां तक हम बात करें तो इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है और श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा की जहां तक हम बात करें तो लद्दाख शाहरा पर भी एक तरफा गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है, एक तरफा ट्रैफिक वहां पर बहाल किया गया है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, ताहम अबरालूद रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। जब अबरालूद रहेगा तो बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है आने वाले 24 घंटों के दौरान। ताहम किसान जो इस वक्त खेत के अंदर है या जो ऑर्चर्ड्स के अंदर जाना चाहते हैं, बागात के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इत्तला है कि कोई भी जबरदस्त बारिशों का इम्कान नहीं है, ताहम हल्की बारिशें हो सकती हैं। ताहम दरख्वास्त और एडवाइस जो है वो यही है कि अगर उन्हें दवा छिड़कनी है बागात के अंदर या अपने खेत के अंदर कुछ काम करना है तो वो फिलहाल 24 घंटों के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि मतला अबरालूद है और मगरिबी हवाओं का असर भी साफ दिख रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो बात सामने रखी है उसके मुताबिक एवलांच वार्निंग है जी, और ये एवलांच वार्निंग डोडा के जिले के अंदर है। डोडा जिले के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फानी तूदे गिरा सकते हैं, जमीन खिसक सकती है, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। किश्तवाड़ के लिए भी इसी तरीके की इत्तला है और रामबन के लिए भी आइंदा 24 घंटों के लिए फिलहाल इसी तरीके की एडवाइजरी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है। और डिजास्टर मैनेजमेंट ने इस बात की वजाहत कर दी गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इन पहाड़ी इलाकों के अंदर रहने वाले लोग जो है वो इंतहाई एहतियात के साथ काम करें। ये तो थी जम्मू कश्मीर की बात, लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक महकमे मौसमियात जो दिल्ली से इतलात फराहम की गई है कि आने वाले 2 से 3 घंटों के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अंदर बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है और कई मकामात पर जोरदार बारिशें भी होंगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की तरफ से ताजा तरीन ट्वीट में यह जानकारी थोड़ी देर पहले दे दी गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से अपडेट यह है कि मौसम खराब कल से था, कल लंबा ट्रैफिक जाम रहा और तस्वीरें हाईवे की आपको बताएंगे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल कल पूरे दिन क्या रही। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 साढ़े 4 घंटों तक तवील ट्रैफिक जाम ने हजारों मुसाफिरों को परेशानी में डाल दिया और उस स्ट्रेच के ऊपर जहां पर कई तरह के खतरात हैं। हालांकि T5 टनल से पिछले दिनों राहत जरूर मिली है। आने वाले दिनों में एक और स्ट्रेच से थोड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो पंथियाल के मकाम पर बार बार फंसते थे, लेकिन चमलवास, रामबन, चनैनी आसपास के इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम कई घंटों तक परेशानी का सबब बना, जिससे जरूरी सप्लाई जो वादी की तरफ जा रही थी और वादी से आने वाले मुसाफिर कई घंटों तक शाहरा पर दरमांदा रहे। इधर बदलते मौसम के बीच दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। एक और अहम फैसला जो पिछले दिनों लिया गया था हुकाम की जानिब से कि श्रीनगर के अंदर हर बरस की तरह इस बार भी तारीखी टुलिप गार्डन को खोल दिया जाएगा। तो 19 तारीख उसके लिए तय थी और अब से थोड़ी देर बाद सरगर्मियां बड़े पैमाने पर शहर श्रीनगर के अंदर शुरू हो जाएंगी, क्योंकि श्रीनगर में जहां पर जबरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ा खूबसूरत टुलिप गार्डन 12 लाख से ज्यादा नई फूलों की वैरायटीज के साथ इस बार जो है वो तैयार है। और आइंदा 15 से 17 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टुलिप गार्डन जहां पर लगे लाखों किस्म के फूल जिनकी लाइफ बहुत कम होती है या 3 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा होती है, तो इस दौरान सयाहों की एक बड़ी तादाद जो वादी कश्मीर न सिर्फ मकामी सतह पर मुंतजर थी बल्कि बैरून मुल्क या बैरून रियासत जाने वाले वो तमाम सयाह या वो लोग जो वादी कश्मीर पहुंचते पहुंचते इस खूबसूरत गार्डन के दीदार करना चाह रहे थे, तो उस गार्डन को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद जहां पर सरगर्मियां मजीद तेज होंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर पहुंचेंगे, उनकी जानिब से
आज तय शेड्यूल के मुताबिक यानी 19 मार्च को दोबारा एक इफ्ताही तकरीब होगी और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारान और इसके अलावा जो महकमा फ्लोरिकल्चर के जिम्मेदारान हैं उनकी कोशिशों से अभी तक जो कुछ हुआ है उसको तकरीब के जरिए आज सबके लिए यानी गार्डन को खोल दिया जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए एक हिस्सा जो है वो इसका बंद रखा जाएगा, पीछे वाला हिस्सा जिसमें कहा गया है कि जहां पर नए फूल नए कुछ पेड़ लगाए गए और रात की तस्वीरें आपके सामने जहां पर रंगारंग मनाजिर देखे गए, तकरीब की भी तैयारी हो रही है बल्कि हतमी शक्ल दे दी गई है। और दूसरी तरफ 12 लाख से ज्यादा की जो वैरायटीज इस बार तैयार है उनको किसी तरीके से नुकसान न पहुंचे। कुछ वैरायटीज नहीं है मुतलका डिपार्टमेंट के मुताबिक, इसलिए एक साइड जो है वो इसकी बंद रहेगी। लेकिन जिस गेट के जरिए जो मेन गेट है जहां पर तकरीब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, थोड़ी देर बाद सरगर्मियां यहां पर शुरू होंगी, वहां से तमाम लोगों को जाने की इजाजत होगी। यानी 12 लाख वैरायटीज और इसके अलावा इस बार जो एक अलग किस्म की पहचान देने की कोशिश टुलिप गार्डन को हुई है वो बादाम और इसके अलावा दीगर किस्म के जो दरख्त लगाकर पौधे लगाकर भी इस गार्डन को सजाया गया है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। और 15 से 17 दिनों पर आप देखेंगे कि यहां पर लाखों लोग पहुंचेंगे और वो तमाम लोग जो चल नहीं सकते, जिस्मानी तौर खास हैं या कुछ लोग मरीज हैं, अगर वो गार्डन का रुख नहीं कर सकते तो उनके लिए भी इंतजामात इस बार हैं। व्हील चेयर्स का बाकायदा इंतजाम मुतलका महकमे की तरफ से किया गया है और किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, पहले से इसके लिए प्लान कंसर्न अथॉरिटीज ने तैयार करके रखा। बागे गुल्लीलाला को आज बाज़ाब्ता तौर पर रियासती अवाम के लिए खोल दिया जा रहा है, न कि रियासती अवाम के लिए खोल दिया जा रहा है बल्कि तमाम सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर महकमा ट्रैफिक की तरफ से भी ट्रैफिक के नक्ल हमल को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इतलात के मुताबिक बागे गुल्लीलाला की ओर जाने वाले रास्ते पर यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत होगी, सिर्फ वन वे ट्रैफिक होगा और ये वन वे ट्रैफिक 19 मार्च से 26 मार्च के दरमियान रहेगा, यानी 19 to 26 मार्च वन वे ट्रैफिक रहेगा जी इस पूरे फोरशोर रोड पर। और ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से जो बात सामने रखी गई है उसमें यह कहा गया कि जिस तरीके का भारी रश बागे गुल्लीलाला की ओर 19 तारीख से बढ़ेगा, उसको देखते हुए फिलहाल वन वे ट्रैफिक को फिलहाल एक हफ्ते के लिए चलाने की बात कही गई है और आवाम से अपील की गई है कि वो इस जो ट्रैफिक अमले की तरफ से प्लान तरतीब दिया गया है उस पर अमल दरामद करें ताकि इस इलाके के अंदर डलगेट से लेकर टुलिप गार्डन और टुलिप से लेकर आगे तक किसी तरीके से ट्रैफिक के नकल हमल में कोई रुकावट ना आए, उसको यकीनी बनाने के लिए यकतरफा ट्रैफिक को चलाने की बात जो है वो कही जा रही है। चूंकि आज हाई प्रोफाइल दिन है, निशात, फोरशोर रोड, हब्बक, दरगाह, खानिया रूट जो है अलग अलग से इसको डिप्यूट किया गया है और अलग अलग से इसको बनाया गया है। तफसीलात आप हमारी वेबसाइट पर आकर पढ़ सकते हैं, वहां पर हमने पूरी डिटेल्स आपको दे दी है कि पार्किंग कहां पर है और अगर आप प्राइवेट गाड़ी में आ रहे हैं तो आपकी पार्किंग कहां पर होगी, फिर कितना आपने चलना होगा और गवर्नमेंट ने क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए। डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जरूर आइएगा। लेकिन फिलहाल आज बागे गुल्लीलाला को आवाम के लिए खोल दिया जा रहा है। यकतरफा ट्रैफिक इस पूरी शाहरा पर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसका इफ्तिताह करेंगे और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लाखों की तादाद में सयाह जो है, न सिर्फ मकामी सयाह बल्कि गैर मुल्की सयाह भी इस बागे गुल्लीलाला को देखने के लिए आएंगे। याद रखिएगा ज़बरवन की पहाड़ियों पर आज से चंद साल कबल जब मखलूत हुकूमत हुआ करती थी, गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था और शायद ही उस वक्त ये अंदाजा लगाया गया था कि इतने बड़े पैमाने पर बागे गुल्लीलाला को देखने के लिए लोग आएंगे, शायकीन आएंगे, न सिर्फ मुल्क से आएंगे बल्कि बैरून मुल्क से भी आएंगे और अब आहिस्ता आहिस्ता करके सयाहत का एक नया मरकज चंद दिनों के लिए ही लेकिन जरूर श्रीनगर के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर आज से आप जाइएगा बागे गुल्लीलाला, क्योंकि उसके बाद रमजान भी है, आपने तैयारियां भी करनी होंगी। फिलहाल आज कल परसों में आप जाइएगा जरूर और लुत्फ उठाइएगा कुदरत के इन अनमोल खजानों का। जो खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आप टीवी पर भी देख रहे हैं, छोटे छोटे गुल जो खिले हुए हैं और आने वाले 2-3 दिनों में पूरी तरह से बरजस्ता ये बाग होगा जिसे बागे गुल्लीलाला कहा जाता है। अब बढ़ते हैं जी आगे। बागे गुल्लीलाला के बाद बात जरा करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की, क्योंकि बात वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब की सामने आई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से अपनी बात सामने रखी है और दाखिला वजीर का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराने के लिए हामी भरेगा, इलेक्शन कमीशन के सामने दाखिला वजारत अपनी पूरी रिपोर्ट रखने के लिए तैयार है।
यानी जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले हर रियासत का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखा जा रहा है। चूंकि हमारी यूनियन टेरिटरी है, बराह रास्त दाखिला वजारत देखती है, इसलिए दाखिला वजीर का यह बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को बर वक्त दे देंगे जब भी वो हमसे रिपोर्ट तलब करेंगे। दाखिला वजीर अमित शाह का बड़ा बयान। न सिर्फ यहां पर वो रुके बल्कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब जो हालात बने हैं 2019 के बाद वो ये है कि नौजवानों की मिलिटेंसी की और रगबत या मिलिटेंसी की ओर जाने का रुझान सिफर हो गया है, बहुत कम हो गया है। और स्टोन पेलेटिंग संगबाजी के वाक़ात में भी नुमाया तौर पर कमी हो गई है और तकरीबन 95% कमी का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है। कल उन्होंने ये बात भी सामने रखी कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से तिरंगा लाल चौक में लहराया है वो इस बात का गम्माज है कि हालात किस कदर बदले हैं और किस कदर से हालात बदलते हुए नौजवान अब तिरंगे को साथ देने के लिए आगे बढ़े। ये दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस मंसूबे और उस पॉलिसी का हिस्सा है जो उन्होंने मुल्क की तरक्की और यकसानियत के लिए हाथ में लिया है। दाखिला वजीर अमित शाह एक निजी टेलीविजन चैनल पर कल एक इंटरव्यू दे रहे थे जिस दौरान उन्होंने इन बातों का खुलासा जो है वो किया है। साफ कर दिया उन्होंने कि जो भी रिपोर्ट दाखिला वजारत ने सौंपनी होगी इलेक्शन कमीशन को वो दरअसल तैयार है और हम मुकम्मल तौर पर उस रिपोर्ट को देने के लिए तैयार है, क्योंकि आज के दिन में जितने भी FIRs हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो NCRB के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं और पल पल के इंसिडेंट्स रिकॉर्ड है। इसलिए रिपोर्ट देने में लैतुलैल नहीं किया जाएगा और रिपोर्ट आनन फानन में दी जाएगी जब भी वो मांगना चाहेंगे। सरहद की सूरत हाल के हवाले से भी दाखिला वजीर का मानना है कि सूरत हाल काबू में है, ताहम धमाका खेज भी बनी हुई है। जिस तरीके की सूरत हाल चीन के साथ उभर कर सामने आई है उस पर अगरचे दाखिला वजारत, दिफा वजारत और साथ साथ वजारत खारजा काम कर रही है, ताहम अभी भी मुश्किलें काफी ज्यादा वहां पर है जिनका हल निकालना हम सब का मिली फर्ज है। जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर जो दाखिला वजीर ने रात देर के एक टेलीविजन चैनल पर दी है कि चुनाव जब भी होंगे दाखिला वजारत रिपोर्ट रखने के लिए तैयार है। आनंद फानन में इलेक्शन कमीशन के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। दरअसल सवाल पूछा गया था कि क्या 2023 में जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे, तो जवाब दाखिला वजीर ने दिया इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का काम है न कि दाखिला वजारत का। दाखिला वजारत ने इंटरिम रिपोर्ट देनी है और जब भी रिपोर्ट तलब की जाएगी रिपोर्ट देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया जाएगा। दाखिला वजीर का बड़ा बयान। चलिए, मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है तो आगे बढ़ते हैं। बात जरा बजट 2023-24 की भी करते हैं, क्योंकि माली साल का बजट और मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का चौथा बजट ऐवान के अंदर पिछले दिनों पेश कर दिया गया, लेकिन अब आगे की प्लानिंग बन रही है। ये रकूमात जो मुख्तलिफ शोबों को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को तरक्की के लिए, कामकाज के लिए दी जाएंगे, इनकी तकसीम कारी का अमल तो जो है वो प्लान के मुताबिक होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माली साल के बजट के साथ साथ ही एक और यकीन दहानी जो मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर को कराई गई है और मुख्तलिफ शोबों को जिन्हें पैसा दिया जाना है। अभी जहां पर लोकसभा में बजट पर जो बहस होनी थी वो तातुल का शिकार है, लेकिन तफसीलात के मुताबिक इस बजट में उन तमाम कामों के लिए बिलखुसूस जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने या इंतजामिया ने हाथ में लिए हैं और तशना तकमील है, तो माली साल से कबल ही 50% फंड जो है वो जारी करने का फैसला मरकजी वजारत खजाना की तरफ से और वज़ीर मालियात की तरफ से लिया गया है। और जो जारी तरक्याती काम है या मंसूबे सरकार ने इस वक्त हाथ में ले रखे हैं उनको कम से कम वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल किया जा सकेगा। 13 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर का 1,18,500 करोड़ रुपए का, जो पिछले बजट के मुकाबले तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा था, उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, पेश कर दिया गया था, टेबल हो चुका है, लेकिन इस पर बहस नहीं हो सकी थी क्योंकि ऐवान में 5 दिन तक लगातार हंगामा कुछ बयानात को लेकर होता रहा। लेकिन अब जो फिस्कल ईयर में जो पैसा इस्तेमाल होना है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इस वक्त यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में है, तो 50% ग्रांट्स
जो है वो जारी करने का पहले से ही यकीन दहानी जो है वो मरकज की तरफ से कराई ये गई। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब सालाना बजट लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पेश किया जाए उस पर बहस होनी चाहिए और बहस होने के बाद वो बजट पास होनी चाहिए। चूंकि हमारी यूनियन टेरिटरी का मामला इस वक्त ये है कि वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने जब 13 मार्च को 1,18,500 करोड़ रुपए का मीजानिया पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके बाद से ही हंगामा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है और किसी तरीके की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, जिसको लेकर तशवीश जो है वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरों के बीच में भी है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सबसे बड़े अफसर चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान जो है वो लगातार मरकजी वजारत खजाना के साथ राब्ते में है कि आखिर अगर बजट पर बहस नहीं हुई और बजट पास नहीं हुआ तो आगे क्या कुछ हिकमत अमली हो सकती है। इधर दाखिला वजारत और वजारत खजाना के जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से जो बात सामने रखी गई है उसके मुताबिक अगर बजट पर बहस नहीं हुई तो इसको पास करवाया जाएगा बिना बहस के भी। और बाज़ाब्ता तौर पर वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल यानी माली साल जो खत्म होगा, रवा माली साल जो 2023 का खत्म होगा और पहले दिन जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो वहां पर आपको 50% फंड जो है वो दिए जाएंगे ताकि आप माली साल 2023-24 के काम काज का आगाज कर सके। इस बात की एश्योरेंस जो है वो दाखिला वजारत की तरफ, वजारत खजाना की तरफ से यूनियन टेरिटरी के जिम्मेदारों को दी गई है कि अगर इसी तरीके से हंगामा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर होता रहा, कोई काम नहीं हुआ, तो सरकार इसको 1 गो में पास करवाकर आपके मालियाती अखराजात को पूरा करने के लिए 50% रकूमात जो है वो देने के लिए तैयार है। तो याद रखिएगा चौथा बजट है ये 2019 के बाद ये चौथा लगातार बजट है जो लोकसभा में पेश किया गया, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से पेश किया गया। 2020-21 में एक बजट पेश हुआ था, फिर 17 मार्च का वो दिन था, फिर जनाब दोबारा से 22-23 का बजट भी पेश हुआ और अब 23-24 के हवाले से भी बजट जो है वो पेश किया गया है। ताहम ये चौथा बजट होने के साथ ही इस बार ये परेशानी है कि लगातार राहुल गांधी के दिए गए बयान और दीगर मामलात को लेकर लोकसभा के अंदर हंगामा और हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बजट पर बहस नहीं हो पा रही है, पास नहीं हो पा रहा है। तो हम सबकी नजरें दाखिला वजारत के साथ साथ वजारत खजाना पर है कि अब आगे होगा क्या। लेकिन हमारे जो जराया है वो लगातार ये बता रहे हैं कि बजट को पास किया जाएगा जी विदाउट डिस्कशन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी की तरफ से बजट पेश ऑलरेडी कर दिया गया है और अगर यह हंगामा इसी तरीके से चलता रहा तो बजट को 1 गो में लोकसभा और राज्यसभा में पास कर 1 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर 50% रकूमात जो है वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दी जा सकती है। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। बात बजट की हो रही है, मालियात की हो रही है, अखराजात की हो रही है, तो आपको जरा एक और बात से भी बाखबर करें। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कमर कस ली है। जहां पहले राशि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद मिलिटेंसी के अंदर मुलविस मुलाजमीन के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला सामने आया है और यह फैसला कॉन्ट्रैक्टर्स यानी उन लोगों का है जिन्हें आप ठेकेदार कह रहे हैं। ठेकेदारों को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला कि उनके कार्ड्स रिन्यू होने से पहले एक लंबी फिर डू एंड डोंट्स की लगा दी गई है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसके मुताबिक पुलिस वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है और पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर अभी तक 345 के करीब ठेकेदारों के कार्ड्स कैंसल हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर अगर इन ठेकेदारों को बराह रास्त मिलिटेंसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, इस बात की गवाही दे दी गई है। ताहम यह भी कह दिया गया है कि इनके अहले खाना, इनके रिश्तेदार या कराबतदार जो है वो किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी के साथ राबते में रहे हैं और यही वजह है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए। और अब जो हमारे पास जराया से खबर आ रही है कि ठेकेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और 345
लोगों के कार्ड्स जो है वो कैंसिल भी किए जा सकते हैं। और सरकार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि जिन 345 लोगों के खिलाफ ये एडवर्स रिपोर्ट्स आई हैं, उनकी पेमेंट्स अगर वाजिबुल अदा है उन्हें भी फिलहाल रोक दिया जाए। इधर सरकार का पहला लिस्ट जारी हुआ है, जो जराया हमें बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को डी रजिस्टर कर दिया गया है और बाकी मानदा लोगों की फरिश्तें तैयार कर दी गई हैं और अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कि सरकार ने ठेकेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का बड़ा फैसला लिया है और उन क्रैकडाउन उन ठेकेदारों के खिलाफ किया जा रहा है जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि उनके कोई ना कोई रिश्तेदार मिलिटेंसी के साथ राब्ते में रहे हैं, अगरचे खुद ये ठेकेदार मिलिटेंसी से दूर है। इस तरीके की बात भी पुलिस रिकॉर्ड के अंदर खंगाली गई है। ताहम पहली बात जो सामने आ रही है कि टेस्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर 345 के करीब लिस्ट तैयार की गई है और पहले लिस्ट में 30 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को डी रजिस्टर कर दिया गया है। कार्ड्स को सस्पेंड कराने या सस्पेंशन कार्ड्स कराने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है और पेमेंट्स को रोकने का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, जो सरकार का एक और बड़ा फैसला ठेकेदारों को लेकर सामने आ रहा है। चलिए हम जरा एक एक करके इस खबर पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मोहम्मद यूनिस साहब हैं, सईद सज्जाद हुसैन साहब ज्वाइन करेंगे और मुख्तार साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। तीनों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और फिर सरकार का व्यू पॉइंट भी लेने की इस पर जरा कोशिश करते हैं। पहले यूनिस साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स का मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त बन रहा है, क्योंकि खबर यह है कि रिन्यू करने हैं कार्ड्स को और कार्ड्स रिन्यू करने के लिए सरकार ने एक डू एंड डोंट्स की एक फहरिस्त दी है जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है। खबर यह है कि 345 से ज्यादा ठेकेदारान सूबा कश्मीर से रेड जोन में चले गए हैं। क्या कुछ ये पूरी खबर है और किस तरीके से आप इस पूरे सरकार के फैसले को देख रहे हैं? हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर 345 है, इनके ये बजाय खुद किसी मिलिटेंसी में ये इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व है, जो रिपोर्ट पुलिस ने सबमिट की है। और जो रिपोर्ट के मुताबिक इन 45 में से किसी का रिश्तेदार पुकेरा भाई, चचेरा भाई या कोई और, तो उनको उनकी वजह से इन लोगों को सजा मिल रही है। क्या इससे और भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी? ऑलरेडी यहाँ पे बेरोजगारी है, एक और तलवार लटकी हमारे ऊपर। तो ये हमारे साथ मेरे ख्याल से ये हो रहा है कि ज्यादती हो रही है, क्योंकि अगर भाई किसी का है तो भाई को भाई का सजा तो नहीं मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं दे रहा है कि इसको भाई का सजा भाई को और बेटे का बाप को और बाप का बेटे को नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा यूनिस साहब, ये कब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया गया? ऑर्डर हम दिखा रहे हैं अपने टीवी पर, लेकिन ये बताइएगा ये जो फहरिस्त सामने आई है 345 की, ये एंटायर जम्मू कश्मीर की है, तो ये कब ऑर्डर सामने आया था और क्या ये सभी डिपार्टमेंट्स के लिए है या मखसूस किसी एक डिपार्टमेंट के लिए कर दिया गया है? फिलहाल ये एक ऑर्डर आया है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज से, जिसमें 345 के करीब आए हैं और ऑर्डर 15/3 को इजरा हुआ है। तो आपकी क्या कुछ अब डिमांड्स हैं, कैसे क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम डिमांड ये करेंगे, गवर्नमेंट अगर हमारी गवर्नमेंट ये समझती है कि हम इनके लिए हैं तो हमारे पर ये एक रहम कीजिए ना।
हमारा अगर किसी का भाई है, किसी का भांजा है, किसी का कोई और मिलिटेंसी से वाबस्ता है, तो उनके लिए उसके मामे या चचेरे भाई किसी और को सजा नहीं ना मिलना चाहिए। तो आपका मानना है जैसे अगर मोहम्मद यूनुस साहब की बात करें, वाजिबुल अदा, सर एक मिनट सुनिए, मेरी जितनी भी पेमेंट वाजिबुल अदा है वो तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने बलबूते पे किसी दुकानदार से, किसी सप्लायर से, किसी की है, तो फिर ये बेचारा तो खत्म हो जाएगा इसी से, जब इसकी पेमेंट रोकी जाएगी या नया कॉन्ट्रैक्ट इसको नहीं मिल जाएगा तो इसका रोजी रोटी तो छीन गया। ऊपर से उसके बाद इनके बच्चों का भी सोचना है। अगर इसका किसी कोई दूर दराज का रिश्तेदार है, उनके बच्चों को फिर एनओसी नहीं मिलेगी, कोई जॉब नहीं मिल जाएगा। एक चीज और भी यूनुस साहब आपसे जानना चाहेंगे, जब ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, एक ठेकेदार कागजात मुकम्मल तौर पर या कार्ड हासिल करने के लिए सारी चीजें देता है, वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस रहता होगा, वहां क्या इस तरह की कोई कार्रवाई इससे पहले हुआ करती थी? क्या क्या चीजें आप उसमें करते थे जो पुलिस या सिविल हुकाम के सामने आप रखते थे और उसके बाद जाकर आपको फाइनल कार्ड मिलता था? उससे पहले हमें पहले ये देना पड़ता, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट देनी पड़ती थे, बैंक बैलेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया करते थे पहले जी। अब कुछ 2-4 साल से जितने भी ये हुए हैं, तो उससे फिर पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगी जाती थी। उससे पहले ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगी जाती थी। चलिए बहुत शुक्रिया जी, यूनुस साहब हमारे साथ ज्वाइन कर लें। सैयद सज्जाद हुसैन साहब भी मेरे साथ हैं, ये भी पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है। सैयद सज्जाद बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो चिट्ठी 15/3/2023 को निकली है डायरेक्टरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, जम्मू और कश्मीर की तरफ से, और इसमें एक लंबी फहरिस्त भी इसके अटैच में है जिसमें यह कहा गया है कि जनाब डिटेल जो है वो दी जाएगी सबकी जी। किस तरीके से इस ऑर्डर को आप देख रहे हैं? अगरचे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सीआईडी वेरिफिकेशन हुआ करती थी, लेकिन अब ये कि पेमेंट्स रोक दी जाए, डिलिस्ट किया जाए, किस तरीके से सरकार के इस इकदाम को आप देखते हैं और कितना बड़ा धचका है ये? गवर्नर साहब, ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है, बहुत बड़ा जुल्म है ये उन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जिन्होंने अपना सब कुछ इसमें लगाया हुआ है, चाहे कहाँ पे कहीं पे काम किया होगा, कुछ किया होगा अपना। मतलब मैं अपनी बात करूंगा, मैं इस वक्त अब 55 हूँ इस वक्त जी, और मैं पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। पहले जब यूनुस साहब ने कहा कि जो हम कार्ड एक्वायर करते थे, कार्ड एक्वायर करते वक्त हमसे एफिडेविट ली जाती थी कि आप किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल मत है, वो हम देते थे क्योंकि हम बजाते खुद किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल नहीं हैं। और इस वक्त भी जो इन्होंने जो हमारी सर्टिफिकेट इशू की है, इन्होंने लिखा है उसमें नथिंग इज एडवर्स अगेंस्ट द सब्जेक्ट, ये लिखा है इन्होंने। अच्छा जी। और उसके बाद उस पर नोट एक लिखते हैं कि इसका पैटर्नल फैमिली या मैटरनल फैमिली में कोई है, कोई रिश्तेदार है वो मिलिटेंट था, कोई मिलिटेंट मारा भी गया है, कोई रिलीज हुआ है, किसी ने सरेंडर किया है। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि भाई इनको जो है REW को, जो 345 की लिस्ट है, REW को इन्होंने कहा कि इसको फिलहाल इनको काम मत दे दो और हमें 2 दिन के अंदर अंदर ये बताओ कि आपने क्या एक्शन लिया है। ये बहुत ही नाइंसाफी है हमारे खिलाफ। सैयद सज्जाद साहब, क्या आप भी इस 345 की फहरिस्त में है? जी हाँ, हम बहुत सारे हैं। 345 पूरे आप पहले जानना चाहूंगी, जब आप इस फहरिस्त में है तो आपके ऊपर इल्जाम क्या है कि आपका कौन रिश्तेदार था और क्या वाकई उसके खिलाफ कोई पर्चा है या कुछ है? मेरे ऊपर ये बताया गया कि इसका कजिन ब्रदर है, वो मिलिटेंट था। अब उसका उस मिलिटेंट का लिखा है उन्होंने कि he had surrendered before the security forces, then he was released। वो अपना काम करता है, लेकिन मेरे खिलाफ ये मेरे बारे में ये बताया कि nothing is adverse against him। जब nothing is adverse against him लिखा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई किसी का कत्ल करेगा तो फिर उसके भाई को कत्ल करो जिसने अगर सीआईडी डिपार्टमेंट ने आप लोगों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर ये कह दिया है कि जनाब ये जो 345 लोग हैं इनके जात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है जी, इनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ये बातें क्यों सामने आ रही है कि जनाब आप लोगों के कार्ड्स को डिलिस्ट किया जाएगा, आप लोगों की पेमेंट्स को रोक दिया जाएगा? क्या ये इस पर कोई वजाहत डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक? कुछ नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई वजह नहीं है।
ये असल में हमें लगता है कि ये यहाँ के जो नौजवान हैं, जो भी इस प्रोफेशन में हैं, इनके साथ ये खाली ठेकेदार नहीं है, इन ठेकेदारों के साथ बहुत सारे वाबस्ते हैं जो मतलब इनके साथ काम करते हैं। इनको बेरोजगार करने की एक साजिश है ये। हम चाहते हैं कि सरकार अपने फैसले पे नजरसानी करे कि इससे क्या हासिल होगा उनको। नहीं, आपको यह कहा गया कि आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा, क्या आपको यह ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया कि आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा? अभी ये नहीं बताया उन्होंने, अभी उन्होंने बताया नहीं है ये कि रिन्यू नहीं होगा। अभी उन्होंने कहा कि सिर्फ जो ये 345 की लिस्ट है ये REW को इशू हुआ है कि इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट अलॉट ना किया जाए। ये क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से लिखा गया है। ये कमिश्नर सेक्रेटरी REW ने एक नोटिस एक ऑर्डर इशू किया है, उसके साथ लिस्ट भी है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब ने नीचे डायरेक्टर्स को ये ऑर्डर दिया है कि ये जो 345 लोग हैं इनको जी कोई भी टेंडर अलॉट ना किया जाए और इन्हें फिलहाल ब्लैक लिस्ट में रखा जाए। बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में नहीं, लेकिन काम नहीं है। और उनको ये भी कहा गया है कि हमें ये बताओ कि इनके खिलाफ क्या एक्शन आपने किया है। उसमें वो लिखते हैं कि हाउ दे हैव फेल्ड CID टेस्ट। अब CID टेस्ट क्या है? अब ऊपर लिखा है कि मतलब ये एडवर्स रिपोर्ट नहीं है, नीचे लिखता है कि ये CID टेस्ट में फेल हो चुकी है। अच्छा, ये जो 34 लोगों की डिरजिस्ट्रेशन की खबर सामने आ रही है, ये कौन लोग हैं और इनके खिलाफ क्या मुकदमा है? ये भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके खिलाफ ये नहीं बताया कि वो क्या है, क्यों डिरजिस्टर किया गया है। वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी 20-20 साल से 25-25 साल से वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया जी सईद सजाद हुसैन साहब। मुख्तार अहमद साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप भी पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है और REW डिपार्टमेंट की तरफ से अभी मैं सुन रहा था कि जनाब कमिश्नर साहब का ऑर्डर सामने आया है जिसमें कहा गया कि ये जो लिस्ट सामने आई है 345 की, जिनको लेकर CID के खदशात है, इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? आपको क्या कुछ कहा गया और क्या आप भी इस फहरिस्त के अंदर है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हूँ उमर मुख्तियार, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आपके चैनल के माध्यम से आला हुकाम से मुखातिब होने जा रहा हूँ जी। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में चंद दिन पहले LG इंतजामिया ने जम्मू और कश्मीर के बहुत सारे रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर्स को डिरजिस्टर कर दिया गया है जी। और इस ऑर्डर की रूह से इन लोगों को इस शोबे से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मेरा यही मानना है कि ये वही ठेकेदार हैं जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके कौमी लॉ लंगर में शमूलियत कर दी है, या इनके जो रिश्तेदार हैं जो मिलिटेंसी में मुलवस थे मगर उन्होंने सरेंडर करके कौमी लॉ लंगर में शमूलियत कर ली है। ये पिछले दहाइयों की बात है। आजकल ये पिछली दहाइयों से पहले जितने भी हुक्मरान थे उन्होंने बाज़ाबादकारी के प्रोग्राम के तहत बहुत सारे ठेकेदारों को, बहुत सारे लोगों को इस शोबे में शामिल होने की राह दिखाई थी। अब यही लोग अब खुशी खुशी पुरअमन तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, मगर बदकिस्मती और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हाल ही जो ये हुक्मनामा मंजर आम पर हुआ और इस हुक्मनामे की वजह से उन परिवारों पर जैसे आसमान की तरह बिजली गिरने के बराबर है। इस हुक्मनामे की वजह से उन ठेकेदारों के साथ साथ हजारों मजदूरों, हजारों मिस्त्रियों, सप्लायरों और दीगर कारीगरों की रोजी रोटी पर भी लात मारी गई है। अच्छा जी, ये बताइएगा क्या आपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल चैनल्स जिम्मेदारों के साथ खोल दिया कि जनाब अगर हमने CID हमारे लिए ये बाज़ाब्ता लिख रहा है कि जो एप्लीकेंट है जी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके आगे पीछे रिश्तेदार जो ब्लड रिलेशन में भी नहीं है वो कहीं मिलिटेंसी के साथ रह चुके हैं या उन्होंने सरेंडर किया है, तो हमारी क्या कसूर है, हमारा इसमें क्या मामला है? क्या इस पर कोई गुफ्तगू आपकी हुई है इंतजामिया से? एक्चुअली चंद दिन पहले ही ये ऑर्डर इजरा किया गया है, तो अभी हम ठेकेदार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और आला हुकाम तक अपनी बात पहुंचाने जा रहे हैं।
तो मगर ये जो ऑर्डर निकाला गया है, जैसा कि हमें सूत्रों से मालूम हो चुका है कि जो ये नए सिरे से रिवेरिफिकेशन सीआरडी की तरफ से की जा रही है, मगर उस वक्त ये जो सीआरडी लोग हैं वो यही लिख रहे हैं कि ये इनके रिश्तेदार या डायरेक्ट ये लोग कुछ लोग इस मिलिटेंसी में मुलव्वस थे, मगर प्रेजेंटली वो इसके साथ उनकी कोई भी वाबस्तगी आजकल नहीं है। वो पुरअमन तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं और करते भी हैं, और किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में आजकल मुलव्वस नहीं है। मगर पता ही नहीं चलता है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी क्या है। मगर मेरा ये मानना है कि अब कश्मीरियों के पास छीनने के अलावा क्या रह गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुख्तार साहब भी थे। 3 अलग अलग कंट्रैक्टर्स हैं जिनकी आवाज को हमने आप तक पहुंचाया है। और हुकूमत ने एक रिवेरिफिकेशन का प्रोसेस एक रहता है, जब आपने कार्ड रिन्यू करने होते हैं उसमें एक शिक लगाई थी कि आपने सीआईडी वेरिफिकेशन करवानी है। और एप्लीकेंट्स का मानना है जिन्होंने वहां पर कार्ड्स को रिन्यू करवाना था, उन्होंने कहा कि जब आजाद तौर पर सीआईडी डिपार्टमेंट का यह मानना है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा, कोई भी एडवर्स रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उनके आगे पीछे रिश्तेदार फुफेरा, ममेरा, चचेरा कोई मिलिटेंट रहा है या उन्होंने सरेंडर किया है, इसलिए उन्हें एडवर्स लिस्ट में डाला गया। और बाकायदा तौर पर हुकूमती सतह पर फिलहाल यह भी कहा गया है कि इनकी पेमेंट्स को रोक दिया जाए और कोई नया काम इन्हें ना दिया जाए। तब हमने काफी कोशिश की थी कि इंतजामिया के आला अफसरों के साथ इस पर राब्ता किया जा सके, सुबह सुबह उनकी बात को भी लिया जाए, लेकिन हम उसमें अभी तक नाकाम रही है। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने मन बना लिया था कि जनाब डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां जो होती हैं इनको टाइम बाउंड किया जाए, लेकिन लगातार हुक्मनामे आने के बावजूद भी कोई भी काम टाइम बाउंड नहीं हो पा रहा है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि एयरलाइंस किस तरीके से 2-2 हाथों से जम्मू कश्मीर और दीगर लोगों को लूट रहे हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए अच्छी खबर क्या कुछ है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।